गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, और आज हम लोग लास्ट क्लास को जो भी हमने पढ़ाया, जो भी चीज़ हमने डिस्कस किया उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीनोमियल क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने बताया। बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं रिमाइंडर टर्म। बच्चों 9th-10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पाते कि सर ये रिमाइंडर टर्म होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा रिमाइंडर टर्म को आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना कैसे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों रिमाइंडर टर्म की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है कि अगर मेरे पास दो पॉलीनोमियल है px एंड qx, ठीक है, मान लो px और qx दो पॉलीनोमियल है, जहाँ पे px को अगर मैं qx से डिवाइड करता हूँ, qx क्या मेरा डिवाइजर बेटा, ठीक है, और अगर मेरा क्वेश्चन जो आता है वो स्मॉल qx, ठीक, और अगर उसको डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है जैसे rx, तो इनके बीच जो एक रिलेशन बनता है ना, उस रिलेशन को ही हम कहते हैं रिमाइंडर। मतलब px जो मेरा पॉलीनोमियल है उसको डिवाइड किससे किया मैंने, qx से, क्वेश्चन क्या है भाई हम लोग का स्मॉल qx, और रिमाइंडर क्या है हम लोग का rx। तो ये रिलेशंस जो है इनके बीच, ये रिलेशन ही हम लोग का कहलाता है बच्चों रिमाइंडर, ठीक है ना। तो रिमाइंडर तो हम बेसिकली एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट और पॉलीनोमियल के बीच का एक रिलेशन है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों ये चीज है कि rx जो होता है बच्चों, rx और qx में एक रिलेशन होता है कि डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ rx वो हमेशा छोटी होती है डिग्री ऑफ qx। मतलब कभी भी अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लिखते हो तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि rx की डिग्री हमेशा कम आएगी qx की डिग्री से, क्योंकि अगर rx की डिग्री ज्यादा होगी तो फर्दर वो जो qx है उसको डिवाइड कर देगा, और इस तरीके से हम लोग वापस जो डिग्री है स्मॉल हो जाएगी। तो ये है हम लोग का रिमाइंडर। इसमें दो तीन रिजल्ट जो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, काफी काम आते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x minus a, then remainder will be p of a, ठीक है। अभी मैं इसमें एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन बस ये समझ जाओ कि अगर px है उसको अगर x माइनस a से डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पर हम लोग का qx जो है वो क्या बन गया x माइनस a। तो अगर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो रिमाइंडर आता है बच्चों वो क्या होगा p ऑफ a। तो p ऑफ a किसकी जगह आ गया हम लोग का rx की जगह, ठीक है। सेकंड रिजल्ट है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस, ठीक है, बिल्कुल जस्ट उसी तरह से, बट यहाँ पर x माइनस ए था, यहाँ पर x प्लस ए। उसके बाद है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय ax माइनस b, देन रिमाइंडर विल बी p of b by a, ठीक है। एंड लास्ट वन, if px is divided by ax plus b, then remainder will be तो बच्चों ये चार इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम लोग याद रखते हैं, जो क्लास 10th में आप लोगों ने यूज किया भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को किया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, हालांकि बहुत ही बेसिक चीज है, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको पहले तो आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसको आप पहले आप लोग लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके, देन अब हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टाइप के बनेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो बच्चे हैं
बच्चों ये प्रॉब्लम में एप्लीकेशंस आएगा इन सब का, ऐसा कोई नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप 11th में जाओगे तो इनके एप्लीकेशंस मिल सकते हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि मान लो मेरे पास px है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और आपसे कहा गया कि भाई मेरा यहाँ जो डिवाइजर है qx वो है x माइनस 2, ठीक, तो रिमाइंडर निकालना है, ठीक। तो आपको करना क्या है, सिंपल समझ जाओ इस बात कि px मेरे पास है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से, तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, p ऑफ 2 आएगा। सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है, डिस्कस किया, जैसे हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 2 आएगा। अब ये p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो बस करना क्या है कि जो px है इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 12 प्लस 1 यानी कि 20। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से अगर px मान लो मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, डिवाइजर अगर मान लो 2x माइनस 3 है या मान लो प्लस 3 है, और अगर मान लो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट -3/2, p ऑफ -3/2 रिमाइंडर बनेगा, और p ऑफ -3/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो x की जगह -3/2 रख दो, तो -3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 -3/2 प्लस 1, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा, 9 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है, तो ये हम लोग का 7/। तो चीज़ें देखो बहुत ही सिंपल है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। अगर आप रिजल्ट याद रखते हो तो हम लोग चीज़ों को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिमाइंडर थ्योरम का ही एक अनदर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि 9th-10th में अक्सर हर जगह ये पढ़ाया जाता है फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसके भी 2-3 रिजल्ट्स हैं बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो बच्चों फैक्टर थ्योरम एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है, मतलब कह सकते हो उसी का एक रिजल्ट है, उसी का एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम जो है बच्चों, ये एक तरह से देखा जाए तो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है, जहाँ पर रिमाइंडर हम लोग का जाकर 0 बन जाता है। मतलब अगर px को मैं qx से डिवाइड करूँ, तो अगर एक ऐसा हम लोग सिचुएशन है जिसमें कहीं भी रिमाइंडर ना लिखे, यानी कि रिमाइंडर 0 हो रहा हो, तो वो जो थ्योरम है वो हम लोग का बन जाता है फैक्टर थ्योरम। यानी कि अगर px और qx मेरे पास दो पॉलीगोन, px को मैंने qx से डिवाइड किया, qx हम लोग का क्या है, क्वोशिएंट आ गया मान लो, तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या रहा, 0 हो रहा है, तो यही थ्योरम ये हम लोग का बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। यानी इसमें रिमाइंडर का कोई रोल नहीं होता बच्चों, सिंपल सा हम लोग के पास px डिवाइजर और क्वोशिएंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब इसके भी 2-3 रिजल्ट्स हैं बच्चों, इसको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि px एज फैक्टर ax माइनस b, देन p ऑफ b बाई a 0 का, क्यों होगा 0 भाई, क्योंकि आपको याद करो कि मैंने लास्ट में बताया था कि जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, p b बाई a आता है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए हम लोग का ये क्या होगा, 0, ठीक है। मतलब जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आपको 0 होगा। उसी तरीके से ये px हैज फैक्टर ax प्लस b, देन p ऑफ माइनस b बाई a क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिलता है, p ऑफ माइनस b बाई a मिलता है, और ये हम लोग का यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों फैक्टर थ्योरम से जुड़ा हुआ, ठीक है।
इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर। तो देखो इसको भी आपको नोट डाउन कर लो। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि देखो हम लोग अभी जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10 के रिवीजन के पेपर से पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर आपने रिवाइज की हुई है या कर लेते हो तो आपको आगे जाके बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि समझना और कहीं भी आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं 11 का कुछ चीज़ें उनका जुड़ा हुआ। तो नाउ नेक्स्ट, अब इसको मैं बताने के बाद मैं अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों आप लोग को। हालांकि क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है क्लास 10 में आप लोग का एक अलग सा चैप्टर है जहाँ पर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो मैं वहाँ पर आपको पूरा चैप्टर नहीं स्टडी कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बस सिर्फ आपको के साथ मैं यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो क्लास 10 का मैंने पढ़ा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ, छोटा सा एक रिव्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बच्चों आपको याद होगा कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यानी कि अगर मैं एक ऐसा इक्वेशन देख रहा हूँ वेरिएबल का जिसमें मैं x का पावर 2 रखता हूँ, तो मेरा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमेशा किस फॉर्मेट में आता है बच्चों, इस फॉर्मेट में आता है। आपको याद होगा ax² bx + c = 0, और कंडीशन ये अप्लाई होती है कि a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये भी याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास 10 में, तो x की अभी 2 वैल्यू आई थी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं वो उसकी डिग्री से डिसाइड होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते थे, ठीक है, तो वो रूट्स हम लोग का क्या आता था, -b ± √b² - 4ac/2। आई थिंक ये सब चीजें याद होंगी बच्चों आप लोगों को, अगर नहीं याद भी है कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लो एक बार। तो x की 2 वैल्यू आती थी -b ± √b² - 4ac/2, जिसमें आपको याद होगा हम इस टर्म को पर्टिकुलर नाम से बुलाते थे, है ना, एक नाम होता था इस टर्म का, याद है किसी को? हाँ, ये जो नाम है इसको कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। यानी कहीं भी क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी जो है वो होता है b² - 4ac। कभी भी इसमें रूट मत लगा देना, ये रूट के साथ नहीं आती है। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा b² - 4ac होता है, ना कि इस पे रूट लगा के अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें x की 2 वैल्यू मिलती, ये चीज हमने भी पढ़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो अगर मान लो कि यहाँ पर x की 2 वैल्यू आती है, ठीक है, x की यहाँ पर 2 वैल्यू, जैसे x = -b ± √, मान लो एक वैल्यू तो मैं b², 2 वैल्यू है, एक प्लस वाला वैल्यू होगा, एक माइनस वाला वैल्यू होगा। दो वैल्यू, अगर मैं एक वैल्यू को अल्फा मान, दूसरा वैल्यू को बीटा मान, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ा है बच्चों, है ना, याद करो ठीक से, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पर दोनों के सम निकाले, तो सम ऑफ रूट क्या आता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये आता था हम लोग का -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो ये आता था हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, है ना। ये भी चीज आपको याद होगी। तो ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है, आपको याद होगा कि ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी हुई है, जो अक्सर क्वेश्चन में क्लास 10 में पूछा जाता है कि फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था विदाउट फाइंडिंग रूट्स। तो आप यहाँ पर इस चीज का यूज कब करते हो, जब आपको रूट्स नहीं निकालना है
विदाउट फाइंडिंग रूट्स अगर आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें कहीं भी रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना ऐसे रिवीजन में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते थे। तो एक और होता था हम लोग का कि अगर रूट्स मेरे पास हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करें, कंपोज कैसे करें, है ना। जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आपको याद होगा हम इसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं, है ना। और बच्चों ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनाना है रूट्स के हेल्प से तो आप बना सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल है कि मैंने आपको दिया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 2 and -3 है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट क्या है 2 और -3। कुछ मत करो, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू आगे इक्वेशन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे अगर हमारे पास रूट्स मौजूद होते, ठीक है। तो एक तो ये चीज पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स भी आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि काफी ये देखो क्वाड्रेटिक में जब हम लोग पढ़ाएंगे 11th में नो डाउट आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पढ़ना बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो वहां पर आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी कि हाँ सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। आप चीजों को डायरेक्ट वहां पर अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करूं तो आपको याद है किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो अगर तो उसमें दो ही टाइप के रूट्स मिलते थे। एक मिलता था रियल रूट और एक मिलता था नॉन रियल, है ना। यानी कि एक रूट जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर आ रहा हो और एक रूट जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि नॉन रियल नंबर जैसे इमेजिनरी नंबर आ रहा हो। तो ऐसे को हम लोग कहते थे नॉन रियल या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं रियल रूट्स, दूसरा कहते हैं नॉन रियल इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ध्यान रखना कहीं कहीं इमेजिनरी रूट्स लिखा जाता है, कहीं कहीं नॉन रियल, लेकिन दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अच्छा जब रियल रूट्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा कंडीशन क्या थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक में रियल रूट्स तब होता था जब उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक का या तो 0 आ जाए या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या देगा, रियल। इमेजिनरी रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर b क्या होगा बच्चों, लेस देन 0 का, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है बच्चों वो हम लोग का क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद रियल रूट्स में बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है दो चीजें पढ़ते हैं फिर से कि रियल रूट के भी दो नेचर होते हैं। एक तो ये होता है कि दोनों रूट अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग वैल्यू की आती है, जैसे 1 2 3 4 6 7 इस टाइप से। और एक जब दोनों रूट इक्वल हो जाती है तो फॉर इक्वल रियल रूट्स, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने क्या कहा, फॉर इक्वल रियल रूट्स, नॉट इक्वल रूट्स ओनली, इक्वल रियल रूट्स। तो उसकी कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का 0 फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके लिए होता था ग्रेटर देन 0। तो इस बात को ध्यान रखना
कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ किसी क्वांटिटी के रियल रूट्स हैं या नहीं है, तो आप डिसाइड करोगे यहाँ से कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या वैल्यू देता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 है तो आप लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, या इक्वल रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो लिखोगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें इमेजिनरी के केस में बच्चों नहीं होती हैं। ये क्यों नहीं होती है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में जब पढ़ेंगे तो मैं उसको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्यों आखिर इमेजिनरी में ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही याद रखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक में ये सारी पॉसिबिलिटीज है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। हालांकि इसके और भी फर्दर हैं, जैसे रूट का रैशनल होना, इंटीग्रल होना, ठीक है, इरैशनल होना, ये सारी चीज़ें भी है। लेकिन ये सभी चीज़ें बच्चों अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक में डिस्कस करें, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। अब ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट से। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे बच्चों अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया जा रहा है, सपोज मैंने लिखा x² + 5x + 9 = 0, और पूछा कि भाई इसका नेचर ऑफ रूट बताओ, तो आप रूट मत निकालो। एक बात ध्यान रखना कि जब आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट में रूट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग को बस क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या पढ़े भाई, d = b² - 4ac पढ़े ना भाई। तो आपको बस करना क्या है, d की वैल्यू क्या है यहाँ निकालो। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x² का कोएफिशिएंट a होता है यानी 1, b की वैल्यू क्या हो गई 5, c की वैल्यू क्या होगी 9, तो 5² - 4a × c। अच्छा, बस आपको करना क्या है, ये देखना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ये देखो। वैल्यू क्या आती है उसे मतलब नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, इस चीज पे ध्यान दो। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है लेस देन 0 है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या है, हम लोग के नॉन रियल यानी कि इमेजिनरी रूट्स। बस कैसे कैलकुलेट करना है आपको चीजें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो x² 4ax² - bx + a = 0। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका नेचर ऑफ रूट क्या है बच्चों, तो सॉरी यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, तो आपके माइंड में जरूर आएगी सर यहाँ तो ए बी है, ए और बी है, तो कैसे डिसाइड हो। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी तुमसे पूछा जाए नेचर ऑफ रूट, बिना सोचे समझे डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कुछ मत करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहाँ पर डी क्या आएगा भाई, हम लोग का देखो -b का स्क्वायर आएगा -4a × -a आएगा, कितना हो गया भाई, b² + 16a² आया ना। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो ये b² क्या होता है हम लोग का, ये बताओ। b² जो है वो किस टाइप का क्वांटिटी है, पॉजिटिव, ठीक। 16a² किस टाइप का क्वांटिटी है, पॉजिटिव। और यहां पर क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ओवरऑल क्या है हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम लोग का डी क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या कहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस तरीके से कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, जहां पर आपके पास कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे a + abc या abc से बना हुआ कोई एक्सप्रेशन, और तब आपको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सोचना पड़ता है, ठीक है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, क्योंकि कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकली बड़ा
आसानी से सॉल्व हो सकते थे। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि ये बताओ इस क्वांटिटी का नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जीरो। अगर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो नेचर ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने आपको क्या किया है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्वांटिटी दे दिया और साथ में कंडीशन प्रोवाइड कर दिया। इस कंडीशन के थ्रू बताना इसका नेचर ऑफ। तो बच्चों एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो नो डाउट आप सोचोगे डिस्क्रिमिनेंट की, सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। ठीक है, गुड। इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने कम जगह मिलेगा। ठीक है, लॉजिकली है, सॉल्व करने में मजा आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग ये डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो डी निकाल, डी क्या होगा भाई इसका बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ से माइनस ऑफ a प्लस सी, और मैंने क्या किया b की जगह माइनस ऑफ a प्लस सी रखा। माइनस है, स्क्वायर है, माइनस का रूट खत्म, क्या बन गया भाई a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस। कुछ याद आ रहा है ये आइडेंटिटी, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को देख के कुछ लग रहा है कि हाँ ये कोई आइडेंटिटी मैच कर रहा है। ठीक से देखो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है भाई, है ना, a माइनस सी का। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलना मत तुम लोग, ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोल जाओ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई, बता दिया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जितनी भी आइडेंटिटी है सब याद रखो एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज दिख जाएगा। तो अब देखो क्या ये a माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर मैंने पूछा किस टाइप का क्वांटिटी तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तो सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव हो सकता है। आप क्वेश्चन में होता है कि ये जीरो हो सकता है कि नहीं, जीरो भी हो सकता है अगर ए और सी बराबर हो जाए। तो अगर मैं ए और सी को इक्वल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो हमेशा बच्चों क्या होंगे, रियल। ये हमेशा रियल होगा, भले ही ये इक्वल है या डिस्टिंक्ट है वो अलग केस है, लेकिन रियल होगा, ये कंफर्म होगा। अब दूसरा इसी चीज को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी, अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन प्रोवाइड है तो आप एक चीज ये करना कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू खुद से पुट करें, जस्ट हिट एंड ट्राई। हालांकि ये हिट एंड ट्राई है, आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये वाला चीज इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक हिट एंड ट्रायल किया बच्चों, तो मुझे पता चला कि भाई x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 1 रख देता हूँ इसमें, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन जो मेरे पास आया वो पहले से मुझे प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर, क्योंकि जो कंडीशन आया वो तो ट्रू है भाई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, रूट हुआ कि नहीं हुआ, और x इक्वल टू 1 रूट हुआ। तो ये बताओ कि किसी क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रियल रूट होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट होगा, ये बात तो हम पढ़े भाई, हम ये चीज को जानते हैं थोड़ा वो, कि जो रूट होते हैं या तो दोनों रियल होगा या तो दोनों इमेजिनरी। तो जब एक रियल रूट हो गया इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों रियल रूट होंगे। हाँ, दोनों रियल रूट इक्वल है या डिस्टिंक्ट है ये नहीं पता, लेकिन एक रियल रूट मिलने का मतलब ही है कि भाई इसके रियल रूट होंगे। तो मैं यहां से भी कह सकता हूं कि इसके रूट, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को एक लॉजिक लगाना पड़ रहा है कि भाई हम x की कोई वैल्यू पुट करके चेक कर ले कि जो कंडीशन प्रोवाइडेड है वो आ रहा है कि नहीं, और अगर आ गया वो मैच कर गया तो x इक्वल टू 1 वो रूट बन गया, और अगर एक रूट मिल गया मुझे रियल तो दोनों रूट रियल हो गए, है कि नहीं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में देखो, मैं ये कंडीशन ना देखकर आपको दूसरा कंडीशन दे रहा हूं इस क्वाड्रेटिक के लिए, ध्यान से देखो। 4a मैंने ये क्वाड्रेटिक दिया और आपको ये कंडीशन दिया, बोला नेचर ऑफ टू डिसेट। अगेन आप सोचोगे कि सर मैं इसको इस तरह सॉल्व करूं, लेकिन अभी जो मैंने आपको सिखाया कि जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट विथ लॉजिक, कि क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है
जिसको मैं इसमें पुट कर दूं तो ये कंडीशन मिल जाए। सोचो इस बात को, जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ी देर सोचो आपको। हाँ भाई, किसने किसने सोच लिया? तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने तो सोच ही लिया होगा कि सर यहाँ अगर x इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग को कंडीशन आएगी। बिल्कुल सही बच्चों, आप जा रहे हो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। x इक्वल टू 2 पुट करो जरा यहाँ पर, a इंटू 4 प्लस 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन मैच किया, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हुआ, रूट बन गया इसका भाई। और रूट बन गया इसका मतलब क्या हो गया कि एक रूट तो रियल है तो दूसरा रूट भी रियल होगा। अलग है कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है हमें नहीं पता, लेकिन रियल रूट्स है। ठीक है, समझाया चीजें, 11th में आ गए हो, इस तरह से सोचना है प्रॉब्लम को, तभी जाकर जेईई में से एडवांस होगा। भाई भीड़ बहुत है, भीड़ से अलग निकलो, और अलग निकलने का तरीका है कि आप सोचो अलग तरीके से। और ये चीज एक दिन में नहीं आएगी। आप सोचो कि आज मैं 11th स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ही मैं प्रॉब्लम किस तरह सोचूं, बच्चों ऐसा नहीं होता। जब आप प्रॉब्लम बनाते जाते हो तब जाकर आपको आइडिया जो है कलेक्ट होती है, आइडिया आने लगती है कि हाँ इस टाइप की लॉजिक लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोग की क्लास में मैं आपको ये लॉजिक सिखाऊंगा, कैसे प्रॉब्लम को आप आसानी से सोच सकते हो, किस अलग तरीके से सोच सकते हो, आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। पढ़ना अलग चीज है बच्चों, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना वो बहुत ही अलग है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब आप 11th में आते हो तो आपको बुक्स मिल जाती हैं, आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जाते हो, फिर आप उस भीड़ में लग जाते हो जो पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप प्रॉब्लम को सोचना सीख नहीं पाते हो कि सॉल्व कैसे करें, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चीज तब आएगी जब आप चीजों को एनालाइज, थिंक, इमेजिन करना सोचोगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। 100 में एक ही ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन को हमेशा अलग तरीके से सोच पाता है। 99 हमेशा वो तरीका सोचते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ है या जो उनको लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन 100 में से एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि सर इस तरह से भी लगाया जा सकता था इसको, तो वही बच्चे जेईई एडवांस करते हैं। तो हमें जेईई एडवांस की ओर दौड़ना है, और इस दौड़ में हमें क्या ध्यान रखना है कि दौड़ते वक्त अपने स्टेमिना को मेंटेन रखना है। स्टेमिना, पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन, सब चीज़ों को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर ये मेंटेन रहेगा तभी हम अपने गोल को पहुंच सकते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि जो प्रॉब्लम मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरह से सिखा रहा हूँ, आपको दोनों चीज़ें याद रखना है, ना कि सिर्फ किस तरीके को याद रखो इसको भूल जाओ। ठीक है, और ये चीज़ रिवाइज करते रहो तो सीख जाओ। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया। आप लोगों ने सबने नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। क्वाड्रेटिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप क्वाड्रेटिक जैसे मैंने पहले कहा कि 11th में डिस्कस करना ही है, तो मैं वहाँ 11th में आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल डिटेल में, तो वो चीज़ों को सिखाऊँगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ये चैनल आप लोग के लिए मैंने बनाया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको एक भूख है सीखने की, जिनको लगता है कि सर ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ। इस ये चैनल उनके लिए है, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको एक से एक चीज़ सिखाऊँ। मतलब मैथमेटिक्स जस्ट फॉर फन, ये चीज़ आपको फील कराना है। ऐसा नहीं फील कराऊंगा कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है और ये हमसे नहीं होगा, ऐसा चीज़ नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पहुंचाऊं, और एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलें, ताकि हम लोग अगर एक स्टेप पे गिरते हैं तो फिर संभल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग बच्चों आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ट्रिगोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़। हालांकि ट्रिगोमेट्री क्लास 10 तक पढ़े हो, लेकिन मुझे पता है कि 95% बच्चे ट्रिगोमेट्री में कॉन्फिडेंट नहीं रहते, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है
तो उसमें इतने सारे फॉर्मूला है कि बच्चे देख के डर जाते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे होते। नो डाउट जब आप 11th में आओगे तो आप उससे भी ज़्यादा फॉर्मूला मिलने वाले ट्रिगोमेट्री में। लेकिन आपको मैं बता दूँ इसका बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो भाई, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके कुछ हो पाता है। तो ट्रिगोमेट्री अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों, जो जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री जब भी मैं कहता हूँ तो बस एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग एक ही बात गूंजनी चाहिए, और वो है कि ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन डिफाइंड कर दूं, या कभी भी एक ऐसा रिलेशन लिखो जिसमें ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स आपस में रिलेट हो, वही हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री है। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री इज जस्ट अबाउट टू रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। तो अब हम इसके बाहर की बात सोचते भी नहीं भाई, ठीक है। तो क्लास 11th में भी आपको यही ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन पढ़ने हैं, एंगल्स के बीच का फॉर्मूला पढ़ना है, साइड्स और एंगल के बीच का फॉर्मूला पढ़ना है, ये सारे फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री एक बार तो समझ जाओ क्या है, एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। ट्रायंगल्स में साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशन। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो याद ही होगा कि ये जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल होता है उसको बेस कहते हैं, ये सबको याद होगा। और ये जो लाइन दिख रही है वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर होगी, ये सबको याद होगा। नहीं है तो याद कर लेना भाई, बता दिया, क्योंकि नहीं याद रहेगा बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। तो ये परपेंडिकुलर है और इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो वही याद रख लेना ये सब चीजें। तो किसी भी ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इस एंगल, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है ना, ये तो 90 है, इस एंगल थीटा, इस थीटा क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल। क्यों रेफरेंस एंगल बोलेंगे इसको, क्योंकि जो रिलेशन हम देखेंगे ना, हम इसी एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही आप एंगल चेंज करोगे सारे रेशियो चेंज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था वहां, है ना। कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, p/h होता है। कॉस थीटा पढ़ा था, v/h। tan थीटा पढ़ा था, p/v। फिर cot थीटा पढ़ा था, v/p। फिर हमने sec थीटा पढ़ा था, h/v। और फिर हमने पढ़ा था cosec थीटा, h/e, ठीक है। 6 रेशियोज हमने वहां पर पढ़े थे, ठीक है, आपको याद होगा। और हर जगह मैंने यहाँ पर जो थीटा लिखा है, ध्यान रख लो, थीटा। ये थीटा क्यों लिख रहा है, इसलिए क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही सारे रेशियो डिफाइंड है, और थीटा का जैसे ही चेंज करोगे सारे रेशियो बदल जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे अगर थीटा का इसको बनाएंगे तो मेरे लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना कि थीटा कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस किया, ठीक है। दूसरी चीज, ये 6 रेशियो आपको याद होगा। इसके बाद हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, 3 आइडेंटिटी थी। और ये आइडेंटिटी, हालांकि उसमें से एक तो सबको याद होगा, भले तो याद ना हो, लेकिन ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगो में। वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी थी भाई, याद है किसी को कि भूल गए सब लोग, याद रखना भाई। सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आप लोग ऐसा, इसका प्रूफ तो मैंने देखा ही नहीं, प्रूफ तो मैंने किया ही नहीं इसका, कोई बात नहीं यार, अभी देख लेते। देखो साइन थीटा कितना होता है, p/h। कॉस थीटा क्या होता है, v/h। वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पर, p/h का होल स्क्वायर, v/h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लो, h स्क्वायर होगा, ठीक है ना, h नहीं ले लेना, h स्क्वायर हुआ, नोमीटर में क्या आएगा, p स्क्वायर और v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या होता है, अब भूल गए हो क्या, p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर याद करो ठीक से। राइट एंगल ट्रायंगल में p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, h स्क्वायर, और h स्क्वायर बाई h स्क्वायर कितना होगा, 1। फाइनली आंसर आ गया 1।
इस तरह से इसका प्रूफ था, बहुत ही सिंपल, बस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमको याद होनी चाहिए, किसको किसको याद है देख लेते हैं भाई हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा आपको लोग, क्योंकि क्यों मतलब ये सब चीजें तो आप कर सकते हो, आप सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट करो और देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना। ये तीसरी आइडेंटिटी थी। हो सकता है कि एक ही आइडेंटिटी आपको याद हो, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी याद हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। उसमें आपको फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, अलग अलग तरीके से सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहीं जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी है, अब मैं इसी आइडेंटिटी को 2-3 तरीके से लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन जब मैं लिखूंगा तो कहाँ कौन सा फॉर्म कहाँ यूज होगा ये ध्यान रखना। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है भाई। अब ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये एक फॉर्म है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ध्यान से देखो तो कोई फैक्टराइजेशन होगा इसका क्या, भूल गया हो क्या सब, ठीक से देखो ध्यान से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फैक्टराइज कैसे होगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसी को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, मैं चाहूँ तो एक साइन थीटा को इधर डिवाइड कर दूँ और एक 1 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आऊँ, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ये एक नया फॉर्म आ गया आपके सामने। अब यही चीज आपको तुमको प्रूफ करने दे देगा कि भाई ये इसके बराबर है, प्रूफ करो। तो देखो कैसे आया प्रूफ, इसी आइडेंटिटी को मैंने बस सिंप्लीफाई किया तो देखो आ गया ये चीज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चे ना यही है, एक ही फॉर्मूला को मैं अलग अलग तरीके से लिख दूंगा आपके सामने और आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बेसिक क्या है, कैसे वो चीज आई, कैसे डिराइव, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी तरह से इसी चीज को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है उसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इसके अलग अलग फॉर्म। अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भाई। अब इसको भी देखो मैं अलग अलग तरीके से लिखने जा रहा हूँ कि जो भी लिखूंगा ना मैं वो कहीं ना कहीं यूज जरूर। ये पहले से ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको, बस ये बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन गया इक्वल टू। अब मैं चाहूं तो किसी को भी इधर जाके डिवाइड कर सकता हूं, तो क्या मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मुझे कहीं रिप्लेस करना पड़ा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बताओ। और यही चीज तुम लोग को प्रूव करने के लिए आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और तुमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो आप ये चीज फॉर्म यूज करो, आ जाए। सिमिलर वे से ये भी देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है भाई। इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। तो ये आ गया फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 आइडेंटिटी है बच्चों वो आपको याद रखनी है, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें बैकबोन है भाई ट्रिग्नोमेट्री का, ये समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आया तो समझो गोल हो जाएगा तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो अच्छे से देख लो इसको और चीजों को समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस कुछ है नहीं बच्चों, कोई भी आपको बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता भाई। चाहे इस दुनिया का कोई भी आ जाए, कितनी बड़ा टीचर आ जाए, लेकिन अगर वो बोलता है कि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स सिखा देंगे तो बच्चों वो फेक है। बिना प्रैक्टिस के कभी मैथमेटिक्स नहीं होती। और इसलिए पेन कॉपी लेके बैठो
जो चीज़ देखिए उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, बार बार ट्राई करो, कैसा है कैसे है, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगो के ही 2-3 फॉर्मूला और डिस्कस कर देंगे, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एंगल्स, ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का एक रिवीजन हो जाएगा, और फिर मैं लास्ट में ट्राइंगल और सर्कल की कोई ज्योमेट्री बताऊंगा कि कोई ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को काम आएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक रिवीजन दे दूंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ अभी, तो चीजें अभी तुरंत कनेक्ट हो जाती है ना। अभी आप पढ़े हो, अभी मैं बताऊंगा तो चीजें कनेक्ट कर लोगे। अभी पढ़े हो, 6 महीने बाद बताऊंगा तो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, रास्ता ही भूल जाते हो कि सर कैसे आए थे हमको, है ना। इसलिए इस चीज को बताऊंगा, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करो, ताकि ये, जैसे मैंने कहा कि ये चैनल उन सारे बच्चों के लिए है जो सीखने की क्यूरियोसिटी रखते हैं, मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं जज्बे के साथ, उन सब के लिए चैनल, ठीक है। तो आगे हम लोग अपने लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।